फिर वो जो होता है, एक परफॉर्मेंस दिखाओ, एक कविता सुनाओ, एक गाना सुनाओ, एक डांस दिखाओ, थिएटर के जीके के ऊपर सवाल जवाब होते हैं, उस पर बातचीत करते हैं, कोई एक नाटक लेके उसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन करना, उसकी कहानी को लेकर नहीं, नाटक की थीम, कंटेंट, उसको लेकर, इंटरप्रिटेशन को लेकर, ऐसा प्रीलिम्स का राउंड होता है। उसके बाद फिर 4 दिन का वर्कशॉप होता है। प्रीलिम्स में छट जाते हैं 400 में से 500 में से 400 प्रीलिम्स में छट जाते हैं, 100 बचते हैं। उनका फाइनल वर्कशॉप होता है 4 दिन का। वो सवेरे 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक चलता है, 12 घंटे पर डे, और 12 से 15 जज आपको जज कर रहे होते हैं। आप कैसे बोलते हैं, आप कैसे चलते हैं, आपका व्यवहार कैसा है, आपकी लीडिंग क्वालिटी क्या है, वो एक एक चीज़ जज करते हैं। ग्रुप इम्प्रोवाइजेशंस होते हैं। आपको एक एरिया दे दिया, इसको डिज़ाइन करिए, दूसरे को दूसरी जगह दे दिया, उसको डिज़ाइन कीजिए, और एक थीम दे दी, उसके ऊपर एक सीन वर्क करिए, आधा घंटा, शुरू हो जाइए। तो बहुत क्विक रिस्पॉन्ड करना पड़ता है उसमें। आपको ये नहीं कि मैं सोच रहा हूँ, सोचना तो पहले, जाने के पहले ही सब सोच लेना है कि कैसे करना होता है। एक आध चीज़ ऐसी हो सकती है जो ऑन स्पॉट इम्प्रोवाइजेशन हो, कि खड़े हो जाइए, आप बस स्टैंड पे खड़े हैं, आपकी पॉकेट कट गई है, रिएक्ट, हाउ डू यू रिएक्ट, गिवन सिचुएशन पे कैसे रिएक्ट करते हैं। यही फॉर्मेट नेशनल स्कूल ड्रामा का है, यही फॉर्मेट भारतेंदु अकेडमी का है, यही फॉर्मेट पूना फिल्म इंस्टीट्यूट का है, और यही फॉर्मेट एमपीएसडी का है, क्योंकि ये सारा फॉर्मेट एनएसडी ने डिसाइड किया हुआ है। वो 50 साल से उसको कर रहा है, तो दूसरी जितनी संस्थाएं खुली उसके बाद खुली, तो वही पैटर्न है। हाँ, एफटीआई में ये है कि वो आपसे सिनेमा के बारे में बात करेंगे, वो ये नहीं पूछेंगे कि अनुराग कश्यप का सिनेमा देखा कि नहीं देखा, वो बोलेंगे तोरन तीनों के बारे में क्या जानते हैं, वर्ल्ड सिनेमा के बारे में पूछेंगे, एशियन सिनेमा के बारे में पूछेंगे, ईरानी सिनेमा का डायरेक्टर इस समय सबसे बड़ा कौन है, इस तरह के सवाल होते हैं। कैमरा वर्क का काम होता है। और हम 12 घंटे काम करके आए सुबह से, एक बुखार में बैठे। सर हमारा एक क्वेश्चन हमारे अंदर आपसे ज़्यादा एनर्जी। सर हमने वो खैरागढ़ की भी मतलब 2-3 क्लास हमने अटेंड किए, अभी एमए का थिएटर से हमने डाले थे, तो उसमें सर वो पढ़ाते रहते कि कौन से सन में मतलब नाटक ये हुआ, सर उससे मतलब क्या होता है, मतलब कि कैसे क्या होता है? जब तक हम अपने दादा को नहीं जानेंगे, अपने बाप को नहीं जानेंगे, और बिना दादा और बाप के हमारी हैसियत और अस्तित्व क्या है। तो जो रंगमंच की परंपरा 5000 साल पुरानी है, 5000 साल का रिटर्न हिस्ट्री है ये, वेदों से भी पहले का है, रामायण के पहले का है, महाभारत के पहले का है। तो आप ऐसे ही नहीं आ सकते। स्टेज एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। क्यों? यहाँ पर हम जो करते हैं जिंदा आदमियों के सामने करते हैं, ये कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, यहाँ कोई रीटेक नहीं है, यहाँ कोई एडिटिंग नहीं है, यहाँ कोई बैकग्राउंड इफेक्ट देके आपको सुधार नहीं सकते। आप हो ऑडियंस से, जो आप कर रहे हैं वो देख रहे हैं। बॉक्स ऑफिस आपको तुरंत मिल जाता है, फ्राइडे टू फ्राइडे बिजनेस के बाद नहीं मिलता। आप करते हैं, कोई दर्शक जमाई लेने लगा, आपको पता चल गया कि ढीला हो रहा है, उठ के लोग जाने लगे, अब पता चल गया नाटक नहीं जम रहा, तुरंत ही पता चल जाता है। या अचानक तालियों की गड़गड़ाहट आई कोई डायलॉग पे, जम गया। और आप एमपीएसडी में भी आएंगे तो वहां पे भी आपको बहुत थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। वर्ल्ड ड्रामा, एशियन ड्रामा, इंडियन ड्रामा, मराठी ड्रामा, बांग्ला ड्रामा, कन्नड़ लिटरेचर, क्योंकि इसी से भारतीय रंगमंच बना है। तो इनके कौन से मेजर प्ले राइट थे, कौन से बड़े नाटक हैं, कौन से बड़े डायरेक्टर्स हैं, किस राज्य का फोक क्या है, लोकनाट्य क्या है, उसकी विशेषता कैसे है। अब मध्य प्रदेश में माच भी है और नाचर वो भी है, स्वांग भी है। तो माच क्या है और स्वांग क्या है, इनका ट्रेडिशन कितना पुराना है। तो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना आसान है, मेडिकल में जाना आसान है, इसमें आके काम करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि मैं खुद एमबीबीएस छोड़ के थिएटर में आया था। मैंने एमबीबीएस छोड़ दिया था कि नहीं बनना मुझे डॉक्टर, मैं बीएससी करूँगा, नाटक करूँगा। तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, उसके बिना कोई चारा नहीं। और सबका एग्ज़ाम होता है और सबके मार्क्स दिए जाते हैं, मार्कशीट बनती है। तो इफ़ यू आर फेल इन वन सब्जेक्ट, यू हैव टू रिपीट द होल ईयर। देन कोई सप्लीमेंट्री नहीं होती उसमें, पता ना, सप्लीमेंट्री दे देंगे, सप्लीमेंट्री है ही नहीं। आइदर यू आर इन, आइदर यू आर आउट। नेक्स्ट।
और अगला सवाल सर यहाँ पे लड़कियां पूछे। MPHD में सर 9 जो 9 रस होते हैं 9 के 9 देखे जाते हैं कि उसमें से कुछ ऐसा हो सकता है? भाई जिंदगी में कितने रस होते हैं? 9 रस होते हैं ना। तो नाटक में भी होते हैं, सिनेमा में भी होते हैं, टेलीविजन में भी होते हैं, वेब सीरीज में भी होते हैं। बिना रस के क्या मतलब? आप लोग अभी पहला क्या गा रहे थे? वो निराला जी की रचना है ना, सरस्वती वंदना। जी तो सरस्वती का मतलब ही है जो सरस हो। सरस्वती नव रस की देवी हैं, इसीलिए वो विद्या और कला की देवी हैं। इसलिए उनके एक हाथ में पुस्तक है और दूसरे में वीणा है। यस, मीनिंग तो समझो, सरस्वती का अर्थ क्या है। सर एक सवाल था। सर आप बोल रहे थे अभी FTI में वो फिल्म वाला जो सिखाते हैं, तो सर वो भारतेंदु वाला नहीं पढ़ाते क्या उसमें? नहीं, वहाँ नाटक नहीं पढ़ाएंगे आपको। वहाँ बोलेंगे 2 एक्टर खड़े हो जाओ, है ना, आप दोनों दोस्त हो, एक ही लड़की से प्यार हो गया है, एक्ट करो, कैमरा लगाओ क्लोजअप पे, बाहर। कोई भी चीज़ सुनने में आसान लगती है। बाहर वाले तो बोलते हैं नाटक नौटंकी करता है, भांडगिरी करता है। उनको जरा खड़ा कर दो, उनके पाँव कांपने लगेंगे, जबान सूख जाएगी और गले में हकला जाएगा आदमी। आपको मालूम है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में मध्य प्रदेश से मैक्सिमम 3 सीटें हैं और IAS में 14 सीटें हैं। इट इज मोर देन IAS सर। इसलिए हम लोग की व्यवस्था IAS लोग ही करते हैं जहाँ हम लोग जाते हैं। नाटक वो कला है या कला वो चीज है जो राजा से रंक सबको बराबर रूप से बांटती है। वो जो बाहर सब्जी बेच रहा है उससे लेकर जो कॉलेज में लिटरेचर का प्रोफेसर है, सबको समान ढंग से अपील करता है, क्योंकि रस तो सब में है ना। कभी हम अपनी माँ को देखते हैं, पिता को देखते हैं, भाई को देखते हैं, टीचर को देखते हैं, दोस्त को देखते हैं। हम अपने ही जिंदगी को देखते हैं, दरअसल किसी और जिंदगी को थोड़ी देखते हैं। राइट? हाँ बिटिया, तेरे दिमाग में कुछ चल रहा है? नहीं चल, दिमाग नहीं है? अच्छा, शर्म आ रही है अभी? कोई बात नहीं, किसी दिन आप पूछ लेना। और कोई? सर नाटक में अपनी एक्टिंग को कैसे इम्प्रूव करें? ये तो निरंतर अभ्यास की बात है। लगभग आपको ट्रेनिंग लेने के बाद 5 साल लगेंगे। सर हमारा अक्सर ऐसा होता है, हम जैसे रिहर्सल करते हैं ना, तब हमारे स्टेज में कभी गला नहीं सूखता, लेकिन जब जिस दिन फाइनल रहता है, जिस दिन फाइनल परफॉर्मेंस रहती है, उस दिन हमारा अक्सर मतलब कि गला वो इसलिए सूखता क्योंकि है। रिहर्सल में दर्शक नहीं है, शो में दर्शक है ना, तो वो कैसे रिएक्ट करेगा मालूम नहीं ना। सरप्राइजिंग एलिमेंट है वो। और जब आप 50 नाटकों में मेन रोल कर लेंगे और उसके 500 शो कर लेंगे, ये सवाल ही खत्म हो जाएगा। तब गला दूसरे का सूखेगा आपका। नेक्स्ट। क्या ये निरंतर अभ्यास की चीज़ है। हम जो आपसे इतनी बातें कर रहे हैं, इसके पीछे हमारा 4 दशक का अनुभव और काम कर रहे हैं ना। आप अगर हमसे पहले साल में पूछते तो मैं भी अपने टीचर से पूछता था, सर अच्छी एक्टिंग क्या है? वो बोलते थे जो तुम करते हो बहुत बुरी एक्टिंग, अब समझ जाओ अच्छी एक्टिंग क्या है। कारण यही जवाब देते थे। तो जो तू करता 2 कौड़ी का है वो अच्छा नहीं है, इसी से समझ कि अच्छी एक्टिंग क्या होती, ऐसे कारंजी जवाब देते थे। क्यों? अच्छी एक्टिंग क्या है इसकी डेफिनेशन कोई एक इसलिए नहीं हो सकती। किसी को रसगुल्ला अच्छा लगता है, किसी को गुलाब जामुन, किसी को चमचम तो किसी को श्रीखंड, है तो सब मीठा ही ना। तो नमस्ते, लेट आने का पाँव नहीं पड़ते, पहले परमिशन मांगते हैं कि मे आई कम इन, अदरवाइज यू आर वेरी कमीन, है ना। लेट आने वालों का जिंदगी में भी कोई काम नहीं है, और थिएटर में तो कोई काम है ही नहीं, क्योंकि हम यहाँ सबके साथ हैं। तो जो समय पर आया है हम उसकी बेइज्जती करते हैं 5 मिनट लेट आके। और किसी दिन वो बोल देगा कि इसको सर मेन रोल मत देना, मैं नहीं कर पाऊंगा। क्यों? ये कभी टाइम पे नहीं आता, मैं रोज टाइम पे आती हूँ। आपको अच्छी हीरोइन नहीं मिलेगी। आप अमिताभ बच्चन की नकल कर रहे थे ना, उस आदमी को एक्टिंग करते हुए 52 साल हो गए, आज भी वो सेट पे 1 घंटे पहले ही आता है, वो लेट नहीं होता। वही उसकी कीमत है कि 150 करोड़ लूंगा, लेट नहीं होता मैं, लेट आप होते हैं। तो अमिताभ बच्चन 80 साल की उम्र में लेट नहीं होता, आप क्या खा पी के लेट चले आते हैं जो मिलता है यहाँ। ऐसा मत करो, ये लेट लगती की आदत बहुत बुरी है। फिर आप अपनी बहन की शादी में भी 2 मिनट लेट जाओगे,
लड़का देखने के लिए। लड़का तब तक निकल लेगा अच्छा जो फटीचर है वो मिलेगा। मतलब IIT वाला नहीं मिलेगा, फिर ITI वाला मिलेगा। जिंदगी में टाइमिंग बहुत ज़रूरी है। आप रोड क्रॉस कर रहे हैं, लेट हो जाएगी, मार देगा कोई ट्रक, मार देगी कोई बाइक आप। टाइमिंग ही तो है। आप तैरते हैं तो कूदना और हाथ पांव चलाना वो टाइमिंग है। आप सिर्फ हाथ चला के नहीं तैर सकते, सिर्फ पांव चला के नहीं तैर सकते, आपको पूरी बॉडी के साथ स्विंग करना पड़ता है। ऐसे ही शिखा से लेके नख तक का मामला है अभिनय पूर्णतः। और 2-3 सवाल पूछो पूछो पूछो। आप लोग अभी गा रहे थे ना, आप लोग का गला किसी का नहीं खुला है, आप लोग का प्रोजेक्शन नहीं है, इंस्ट्रूमेंट सुनाई देते रहते हैं। मुझे गाने के शब्द नहीं सुनाई समझ में आ रहे थे। वीणा वादिनी वर, वो नहीं सुनेगा वीणा। तो ऑर्केस्ट्रेशन इज डोमिनेटिंग योर वॉइस। वही उसके लिए आपको रोज बता रहा हूँ, सुन लो, फ्री ऑफ कॉस्ट एडवाइस है। वैसे 10,000 रुपये लेता हूँ मैं, लिटरली 10,000 रुपये लेता हूँ। फालतू में मैं कुछ नहीं करता, आई एम प्रोफेशनल। भैया ऐसा है, जब तक आप वॉइस एक्सरसाइज नहीं करोगे, आप योगा नहीं करोगे, आप रेजोनेटर्स की एक्सरसाइज नहीं करोगे, आपका गला नहीं खुल सकता। गला खोलने का एक तरीका है, आप एक बार इतना चिल्ला चिल्ला के बोलो और गाओ कि आपका गला चौक हो जाए। उसके बाद जब गला खुलेगा वो कभी नहीं बैठेगा। उदाहरण मोहम्मद रफ़ी, गज़ल गायक से भी नीचे का पिच था उनका। उसी आदमी ने बैजू बावरा के गाने गाए हैं, वो दुनिया के रखवाले, क्योंकि नौशाद साहब इतना गवाते थे कि गाते गाते गले से खून निकल आता था उनके। ये गूगल पे देख लो आप। एक कमर्शियल गायक बनने के लिए भी आपको गले से खून फेंकना पड़ता है। आप नाटक में गा रहे हैं, और नाट्य संगीत फिल्मी संगीत से बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि दर्शक जो सबसे पीछे बैठा है उसको भी एक एक शब्द सुनाई देना चाहिए, जो सबसे फ्रंट में बैठा है उसको भी सुनाई देना चाहिए। इसीलिए नाटक में प्रोजेक्शन, चिल्लाने की बात नहीं कर रहा हूं मैं कि आप चीखिए चिल्लाइए, लेकिन आप जो गा रहे हैं वो सुनाई तो दे। आप जो डायलॉग बोल रहे हैं उसके शब्दों में स्पष्टता तो हो, क्लैरिटी तो हो। आप स को श बोलेंगे और श को स बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? मल्लिका मेरा भरोसा करो, मेरा विश्वास करो, मैं उज्जैनी नहीं, वो कोई मल्लिका नहीं मिलने वाली, बकरी मिलेगी। गलत उच्चारण गलत भावना को पैदा करता है। दूसरे को मौका दीजिए, दूसरे को दीजिए कोई नए बच्चे। लड़कियां कुछ नहीं पूछ रही हैं, बहुत निराशा होती है मुझे, क्योंकि मैं लड़कियों को बहुत मानता हूं कि लड़कों से ज़्यादा इंटेलिजेंट है। 10th का बोर्ड का एग्ज़ाम, 12th का एग्ज़ाम, लड़कियां आगे हैं। तो थिएटर में लड़कियां इतनी पीछे क्यों हैं? इतनी सहमी क्यों हैं? अगर आपके माता पिता आपको यहाँ आने देते हैं, किसी आशा से तो आने देते होंगे। ऐसे छुप के रहोगे तो कभी कुछ नहीं सीख सकते। इतने सारे क्वेश्चन करके देखो, अगर आप अपने टीचर से सवाल नहीं करोगे तो याद रखना, आप अपने माँ बाप के सामने तो कभी गर्दन उठा के कुछ पूछ ही नहीं पाओगे। माँ बाप भी कई बार गलत डिसीजन ले लेते हैं। माँ बाप होने से ये नहीं होता कि वो ज़िंदगी भर के लिए सही हैं। वो हमारे लिए सम्मानीय है क्योंकि उन्होंने हमें पैदा किया, पाला पोसा, पढ़ाया। लेकिन भाई वो 1950 की सोच है, हम 2022 की सोच है, फ़र्क है। तो कई बार डिफरेंसेस भी हो जाते हैं, माँ बाप से भी डिफरेंसेस हो जाते हैं कि क्या यार तुम रोज़ जाते हो, रात को 12 बजे घर आते हो, ये कोई तरीका है? तुम्हारे एग्ज़ाम है अभी अगले महीने, तुम गाना गाने जा रही हो, ये कोई तरीका है? तो उनको समझाना पड़ता है कि पढ़ लिख के बाबूजी हम क्या करेंगे, एक सरकारी नौकरी करेंगे, है ना। लेकिन ये करेंगे तो हम नौकरी के साथ, दुकान चलाने के साथ, होटल चलाने के साथ ये काम भी करेंगे, हमें ज़्यादा इज्जत मिलेगी। आपने भारत के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम का नाम सुना है? वो आदमी ने सारी मिसाइल्स बनाई हैं, जितनी मिसाइलें उसी ने बनाई हैं। वो आदमी मिसाइल बना, लैब में जाने से पहले सरस्वती की प्रतिमा के सामने रुद्र वीणा बजाता था। ही वॉज एक्सपर्ट ऑफ रुद्र वीणा, जो सबसे मुश्किल है बजाना, क्योंकि वो इतना बड़ा साइज होता है उसका तुम्बा रख के बजाना ना, आपके हाथ पांव सूज जाएंगे एक दिन में। अब्दुल कलाम रुद्र वीणा बजाते थे। दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक, इसरो का जो अभी
वो जो रो रहा था साइंटिस्ट जिसको मोदी जी ने गले लगाया था, वो दिन भर का स्ट्रेस जो होता है लैब का निकालने के लिए, मालूम क्या करता है वो? प्रोफेशनल यक्षगान करता है। आप लोगों ने कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, इसका मतलब आप लोग थोड़े पढ़े हुए लोग हैं। पढ़ो लिखो, कला से बड़ी कोई चीज नहीं है भाई। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आपको सम्मानित करने आते हैं क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि हम 5 साल के लिए हैं, ये तो जन्म जिंदगी के लिए कलाकार है, ये तो मरने तक कलाकार है। हम तो 5 साल बाद चुनाव नहीं जीते तो घर गए। इसीलिए आईएएस हो, डॉक्टर्स हो, ये सारे लोग आर्ट लवर होते हैं, बहुत आर्ट लवर होते हैं। अजीत पांजा एक थे भारत सरकार के कानून मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार में, वो बंगाली थे और बंगाली जातना में रामकृष्ण परमहंस का रोल करते थे। जरा अपने पेरेंट्स को इनका एग्जाम्पल दोगे तो समझ जाएंगे कि पीडब्ल्यूडी में नौकरी करने से थोड़ी कुछ होता है, एमपीवी में नौकरी करने से थोड़ी कुछ होता है। वो तो जीवन यापन करने के लिए किसी न किसी को कुछ ना कुछ काम करना है। तो हम भी करते हैं, आप भी करते हैं। हमारे पिताजी भी रेलवे में गार्ड थे, पर हमारे पिताजी रेलवे में गार्ड थे लेकिन अंग्रेजी में शेक्सपियर के नाटक करते थे, इसलिए उनकी इज्जत दूसरे गार्डों से बहुत ज़्यादा थी। क्योंकि वो शेक्सपियर के नाटक करते थे इसलिए वो दूसरे रेलवे गार्डों की तरह घूस लेना नहीं जानते थे, इसलिए उनकी इज्जत थी, इसलिए उनको 2 बार प्रेसिडेंट अवार्ड मिला, है ना। माता पिता हमारे दुश्मन नहीं है, वो हमारे लिए चिंता करते हैं क्या होगा इस लड़के का, इस लड़की का क्या होगा, फ्यूचर कैसे बनेगा, कमाएगा खाएगा कैसे। तो उन्हें समझाना पड़ता है कि हड्डी तो कुत्ता भी कमा लेता है पिताजी, इज्जत इंसान ही कमा पाता है है ना, इज्जत इंसान कमाता है। तो आखिरी 2 सवाल, बुखार थोड़ा तेज हो गया है, ठंड लग रही। लास्ट 2 क्वेश्चन, इफ यू हैव जेन्युइन क्वेश्चन। ये इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं ना, ये चमड़ा है। जब मरा हुआ चमड़ा जिंदा इंसान के अंदर धड़कन पैदा कर सकता है तो आप जिंदा इंसान हैं, आप क्या नहीं कर सकते? सब कर सकते हैं। और मुझे अपने आपकी उम्र में 18 साल की उम्र तक की बात बता रहा हूं मैंने को कोई ऐसा ऑडिटोरियम मैंने नहीं देखा था, हमारे को कोई ऐसा ग्रुप नहीं मिला था कि आओ बेटा यहाँ नाटक कर लो। वो तो हम कॉलेज में पहुँचे तब हमें हरिशंकर परसाई मिले तो उनने कहा नाटक करो, तब हमने जबलपुर का शहीद स्मारक पहली बार देखा। आप तो किस्मत वाले हो कि आपको एक परमानेंट ऑडिटोरियम मिला है, इंस्ट्रूमेंट मिली है, जगह मिली है, कोई आपसे इसका पैसा भी नहीं मांग रहा है। आप एक कप चाय पी के बताओ फ्री में जरा बात। तो माले मुफ्त दिले बेरहम मत करो दोस्त, माले मुफ्त दिले बेरहम मत करो। हर चीज़ बड़ी कीमती है ना। मैं फिर किसी दिन आऊँगा, 1 घंटा दूंगा उस दिन, लेकिन उस दिन मैं आप लोगों से कुछ एक्टिंग करवा के देखूंगा, तब मुझे पता चलेगा कि आप लोग क्या करते हैं। और अपने साथियों को निराश मत करो जो आपके लिए बजा रहे हैं। मेरे जाने के बाद जो अगला गाना गाएंगे फुल प्रोजेक्शन के साथ गाओ, एक एक शब्द सुनाई देना चाहिए, वॉइस में रेंज होनी चाहिए। तो कौन सुनेगा? पिद्दी ने पिद्दी का शोरबा, सरस्वती माता ही तुम्बा फोड़ देंगे तुम्हारे ऊपर कि गधो हटो यहाँ से। और निराला आ गए तो वो तो पता नहीं क्या कर देंगे, क्योंकि उनने तो निराला वो थे जिनने गांधी जी के हाथ से माइक छीन लिया था, मालूम आपको, कि बहुत बोल लिया अब मैं बोलूंगा। उनका रचना है ये। आप क्या समझ रहे हो महाप्राण निराला को, जिसको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बोलते थे, हैं? वही सुनते रहते हो अरिजीत सिंह, तो क्या कर लेगा आपका जिंदगी में? सुनना ही है तो सोनू निगम को सुनो, वो बड़ा गायक है। ये सब तो ऐसे ही हैं भजिया जी वाले 2 साल के। हो गया, सवालों के जवाब दे रहा था और कंटिन्यू करना है। तो और कोई सवाल है तो पूछ लो, फिर खत्म करूं। Last- फिर एक दिन आऊंगा, 1 घंटे के लिए आप लोगों से एक्टिंग करवाऊंगा। हाँ। मैं तो इनको कहा दादा तुम्हारा अपनी निगाहों से तुमको देखेंगे, क्या है? हाँ, वो निगाहें आज नहीं लाए आपने। वो क्वेश्चन बताओ ना। नहीं मैंने आज के सवालों से खा रहा हूँ मैं इनको कि आपको ये फोकट में जगह मिली हुई ना रोज करने के लिए, तो आप माले मुफ्त दिले बेरे मत समझो। हमको 18 साल की उम्र तक ऐसी कोई जगह नहीं मिली। और आज भी आनंद मठ जैसा नाटक मैं पिछले महीने करके आया हूँ,
11 डिग्री टेम्परेचर में मैं और मेरी पूरी कास्ट रविंद्र भवन के ओपन घास के लॉन में रिहर्सल करती है, क्योंकि भोपाल में एक हॉल का किराया, रिहर्सल हॉल का किराया एक महीने का 15,000 रुपये है। तो हम 15,000 रुपये में हॉल बुक करें कि रिहर्सल का दें? इसलिए हम लोग लॉन में करते हैं, घास में करते हैं। NSD का गोल्ड मेडल होने के बाद भी हम नहीं बोलते कि हमें ठंड लग रही है, हमारी उम्र हो गई है, हमें तो AC चला दो, कुर्सी ला दो। ये साहबी वाला माध्यम नहीं है। हमारे माध्यम रंगमंच ही सबसे बड़ा साहब है, हम साहब नहीं हैं। क्यों? ये 5,000 साल पुरानी परंपरा है, हम कैसे साहब हो सकते हैं? हाँ, ये बात इनको समझने की है। ये मेरे से कहते हैं बड़ी गर्मी लग रही है, वहाँ पंखा लगवा दो ना। हाँ, फिर बोलेंगे AC लगवा दो। हाँ, तो हम बोलेंगे AC का जरा 24,000 रुपये लाना और उसका बिल लाना 5,000 रुपये पर मंथ। तो ये कला की सेवा करने आए थे, मालूम नहीं ये सब करना पड़ता है। ओके, लास्ट क्वेश्चन प्लीज। लास्ट क्वेश्चन। सर जैसे अब यहाँ से बोलते हैं तो वो लास्ट आदमी तक आवाज़ नहीं जाती, इसके लिए कुछ एक्सरसाइज है? बताया ना, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, रेजोनेटर्स की एक्सरसाइज और अखबार को लेके जोर जोर से पढ़ना। उत्तर प्रदेश में प्रथम चरण के चुनाव में मतदान 68% तक हुआ। शामली और कैराना में भाजपा और सपा में कांटे की टक्कर। एक एक चीज को आपको बोलना पड़ेगा, बोल के क्यों? मन में पढ़ते तो हमें लगता हमारा उच्चारण भी ठीक है, हमारी आवाज भी ठीक है। जैसे ही रिकॉर्डिंग में जाओगे ना तो माइक के सामने पता चल जाएगा। माइक बहुत सेंसिटिव होता है, जरा जोर से बोला तो माइक फट जाएगा, जरा धीमे बोला तो ऐसी आवाज आने लगेगी। माइक बहुत खतरनाक चीज है, इसीलिए आपके पास ये जगह है प्रैक्टिस के लिए। यहाँ खड़े होकर 2 लोग डायलॉग बोलो और 2 लोग पीछे जाके सुनो, ये सुनाई दे रहा है कि नहीं। आपको तुरंत के तुरंत टेस्ट होगा। अभी गाना गा रहे हैं, काहे को यहाँ बैठ के गाना गा रहे हैं? स्टेज पर खड़े होइए और सरस्वती जी को प्रणाम करते हुए गाना गाइए, पता चल जाएगा आवाज़ वहाँ जा रही है कि नहीं जा रही। सर वॉइस अगर खरखरी आ रही हो, मतलब क्लियर नहीं आ रही मुंह से, थोड़ा फट के आती है, मतलब डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। ये सच बात है, क्योंकि इसका मतलब है आवाज़ फटने का मतलब है आपके वोकल प्रॉब्लम। सर वो हमारे साथ होगा ना, इसलिए हम तो उसके लिए डॉक्टर है, मैं नहीं। डॉक्टर ही कर पाएगा ठीक हो। वो कल सेल की गलती है, इसी से रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन वो एक्टिंग क्लास के अंदर कवर करेंगे दादा। और कोई नया इनोवेटिव क्वेश्चन हो वॉइस का बताया। सर जैसे कि मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि मैं जब बोलता हूँ तो मेरी लाउड वॉइस आती है, लेकिन जब मैं गाने गाता हूँ तो मेरी आवाज़ पतली आती है, हल्की सी। असली में आपको दोनों में गलतफहमी है। अगर आप बोलते अच्छे से हैं तो आप गाते भी अच्छे से। वीणा वादिनी वरदे वरदे, मैं बिना सुर के उठा सकता हूँ, तो इसमें क्या है? प्रैक्टिस, एवरीथिंग इज प्रैक्टिस। अगर आप 4 साल पैंट ना पहनो तो आपको पैंट के बटन और चेन लगाने में कन्फ्यूजन हो जाएगा। एवरीथिंग इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, सेड बाय द ग्रेट ब्रूस ली। ब्रूस ली इसके बराबर दुबला पतला था अपनी जवानी में, सच बता रहा हूँ, देख लो। और वो एक घूंसा मारता था ना तो 250 किलो के भैंसे के सिर की एक एक हड्डी चूर चूर हो जाती थी। बुल फाइटिंग में गया था वो स्पेन में, एक मारा था वहीं मर गया था 250 किलो का। वो आदमी सोता था, बाथरूम में पानी टपकता ना कई बार वॉशर से बाल्टी में, टप उड़ जाता था वो, इतना अलर्ट था वो, इसलिए उसको कोई छू नहीं सकता था। एक दुबले पतले नाटे आदमी को एक फिल्म में काम करने के कितने पैसे मिलते थे आप कल्पना नहीं कर सकते। 1970 में काम करता था वो, 1970 में उसकी फीस थी 170 करोड़ अमेरिकन डॉलर एक फिल्म की। और बाकी अपने मोहल्ले में क्लास चलाते रहते, कराटे क्लास फ्लैट में। अपने यहाँ कराटे क्लास फ्लैट में चलाते लोग, ज्योतिष क्लास भी चलाते हैं और अंग्रेजी इम्प्रूव करने की क्लास भी चलाते, सब फ्लैट में ही चलता है। फ्लैट से बाहर आते ही नहीं, क्योंकि वो सब दुकानें हैं। आपको एक महान परंपरा मिली है, मैं पूछूंगा तो आप शर्मा जाएंगे अभी कि नूतन कला निकेतन 2 अक्टूबर 1956 को जब यहाँ स्थापित हुआ, उसका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां बताइए अध्यक्षों के नाम। नहीं बता पाएंगे आप। इसका मतलब है आप उस जगह की ही इज्जत नहीं करते जहाँ बैठे। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं तो बहुत ब्लंट आदमी हूँ, सीधा बोलता हूँ। अगर करते होते तो ये आए हैं रायपुर से, ये देखते 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 सबके नाम याद कर रहे थे अकेले में। आपके अंदर ये क्यों नहीं आया?
हम लोग बहुत जिज्ञासु लोग हैं, बहुत क्यूरियस लोग हैं। जिसके अंदर जिज्ञासा नहीं है वो सवाल भी नहीं करता, वो जवाब भी नहीं देता, वो रट्टू तोता होता है और सवालों के जवाब कॉपी पेन में लिखना जानता है। उसको क्लर्क कहते हैं। कलाकार क्लर्क नहीं होता, कलाकार कभी क्लर्क नहीं होता, बल्कि वो कहानी लिखता है एक क्लर्क की मौत, एंटन चेखव, याद रखो। और आपको इतना एक वरिष्ठ आदमी मिला है, हम लोग आते हैं तो हम लोग की मदद करते हैं। ये हम लोग इनका नाम लेते हैं कि यार बालाघाट जाओ तो उनसे मिल लेना। पता चला कि चूंकि घर का आदमी है तो घर का जोगी जोगड़ा और आन गांव का सिद्ध। आलोक टटरी से सवाल पूछेंगे, बड़ा आदमी है, बनवाले जी तो अब नहीं है, रोज ही तो मिलते हैं, यहीं तो बैठे रहते। अरे वो रोज तुम्हारे लिए नहीं बैठे रहते, वो उस जगह के काम के लिए बैठे रहते हैं। इस बात को समझो। इसके साथ ही आज का सत्र समाप्त करते हैं। नमस्कार।